तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हम सभी को पता है कि पानी की कमी हो रही है। पानी, वाटर स्कैरसिटी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने बनकर आ रहा है। एक तो पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीजन है और दूसरा है ओवर यूटिलाइजेशन। हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज को नहीं समझते हैं कि पानी की कमी बहुत ज्यादा है। हो सकता है घर में आप आधा ग्लास पानी पी के आधा फेंक देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ड्रॉप पानी भी पीने के लिए नहीं है। बात बहुत सिंपल सी है कि भाई मान लिया कि अर्थ में टोटल 71% वाटर है जो अर्थ को कवर करता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग टाइम एंड स्पेस, अलग अलग समय, अलग अलग जगह पानी ऊपर नीचे रहता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में कुछ स्टेट्स में बहुत पानी मिलेगा, कुछ में बहुत कम मिलेगा। सेम चीज पूरे कंट्रीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग समय पर पानी ऊपर नीचे हो सकता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसलिए वाटर रिलेटेड कई बार हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सही से असेस करना भी बहुत जरूरी है। कोशिश करना है कि हम सही से पानी को यूज कर पाए और इसको सेव करने की, कंजर्व करने की भी हमें कोशिश करना है। ये बुक हमारी इंडिया पर बेस्ड है, तो इंडिया की बातें हम ज्यादा करेंगे। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज के हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं, सीओटी में तो आते ही आते हैं, तो डेटा को आपको याद करना पड़ेगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार कुछ कुछ दिन में आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले वर्ल्ड के सरफेस एरिया का शेयर इंडिया में कितना है भाई? 2.4%। ठीक है। फिर अगर हम वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज शेयर की बात करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज का शेयर इंडिया में कितना है, वो हमारा 4% निकल कर आ जाता है। पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज्यादा है, तो इसका शेयर कितना निकल कर आता है? 17% से ज्यादा। फिर टोटल वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? किसी भी रूप में अगर आसमान से जमीन पर पानी गिर रहा है, अब वो वाटरफॉल हो, रेनफॉल हो या फिर हमारा स्नोफॉल हो, हर चीज इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। उसका कितना है भाई? 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अब क्यूबिक किलोमीटर मतलब क्या होता है भाई? आपने क्यूब देखा है, 1 किलोमीटर लेंथ हो सकती है, 1 किलोमीटर विड्थ हो सकती है और 1 किलोमीटर हाइट हो सकती है। एक क्यूब बन गया। तो तीनों चीजें हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो हमारा होता है क्यूबिक किलोमीटर। अब सोचिए, आप क्यूब पे क्यूब जोड़ते चले जा रहे हैं तो वो कितना सारा हो जाएगा? 4000 क्यूबिक किलोमीटर। फिर टोटल अवेलेबल सरफेस प्लस ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। लेकिन इसमें से कितना ऐसा है जिसे हम यूटिलाइज करते हैं? टोटल हमारा यूटिलाइज करने का कितना निकल कर आता है? इसका सिर्फ 60%, जो होता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। फिर इसमें से रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, मतलब वो ग्राउंड वाटर जो रिफिल हो सकता है, बरसात वगैरह हुई, लैंड ने फिर से पानी को सोख कर लिया, वो रिफिल हो गया, वो कितना है? वो इसका सिर्फ 28% है। 28% मतलब कितना हो गया? 432 क्यूबिक किलोमीटर। तो ऐसा नहीं है कि पानी बहुत है तो पूरा हम यूज करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर जितना पानी हम यूज कर सकते हैं, इसमें एक और पॉइंट आता है कि इसमें से हमारा सरफेस वाटर कितना है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब ग्राउंड वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं। तो वो हमारा इसका 32% निकल कर आ जाता है, जो होता है 690 क्यूबिक किलोमीटर। अब इसी से रिलेटेड नया टॉपिक, नई हेडिंग, सरफेस वाटर रिसोर्सेस की हम बात करते हैं। 4 मेजर सोर्सेस होते हैं, नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। इनका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हैं। इंडिया में करीब करीब 10,360 रिवर्स हैं, जो कि लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर है। मतलब आप समझ लीजिए इंडिया में कितने रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं। और एनुअल फ्लो, मतलब सालाना कितना फ्लो इनमें हमें देखने को मिलता है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। डेटा जितना आप याद करेंगे उतने अच्छे आंसर आप लिख पाएंगे, और सीओटी में तो जरूरी है ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई कि हम सारे पानी को यूज कर पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, साफ साफ दिया हुआ है कि जितना भी सरफेस वाटर है उसमें से सिर्फ 32%, मतलब 690 क्यूबिक किलोमीटर पानी इतना है जिसको हम यूज कर पाते हैं। बाकी क्यों नहीं कर पाते? ज्योग्राफिकल लिमिट्स। मान के चलिए पानी ऐसी जगह है जहां पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को वहां पर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस पानी का आप क्या करेंगे? तो सिर्फ 32% पानी ऐसा है इसमें से जिसे हम सही से यूज कर पाते हैं। अच्छा, अब जो रिवर का फ्लो है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है।
एक तो रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा है कैचमेंट एरिया। इसका मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पर पानी स्टोर होता है फिर यहां से रिवर में फ्लो करता है। तो जितना ज्यादा कैचमेंट एरिया रहेगा भाई उतना पानी का फ्लो बढ़ेगा। तो ये दो फैक्टर निकल के आते हैं। इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक बेसिन्स की बात करते हैं तो इनके पास 60% सरफेस वाटर है। मतलब समझ लीजिए कितना ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी ये इंडिया के कितने एरिया को कवर कर पाते हैं, सिर्फ 1/3 एरिया को। अब आप बोलेंगे यार सिर्फ 1/3 एरिया को कवर करते हैं लेकिन 60% पानी कैसे आ गया। इसका सिर्फ एक रीजन है और वो है बहुत ज्यादा हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर हम भाई गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी रिवर्स की बात करते हैं तो इन्हें हार्नेस्ड कर लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन पर्पसेस के लिए यूज करना। इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इसके लिए बहुत अच्छे से यूज करा जा रहा है। लेकिन अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो ये आज भी लार्जली अनटैप्ड है। मतलब बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन हमें ह्यूमन पर्पसेस के लिए देखने को नहीं मिला है। अगला टॉपिक आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। अब हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं जो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए भाई, वाटर यूटिलाइजेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में, ठीक है, यहां पर हाई है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो इनके पास पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल मतलब क्या होता है, जो कोई सीजन पर डिपेंड नहीं करते, 12 महीने उनमें पानी का फ्लो रहता है। लेकिन इसके बाद भी जब ड्राई सीजन्स आते हैं तो ये ग्राउंड वाटर पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। ग्राउंड वाटर का मतलब तो आप सभी समझते ही होंगे, जो हमारे जमीन के नीचे का पानी है ना, जो नीचे स्टोर होकर रखा हुआ है। अब देखते हैं किस स्टेट में कितना यूटिलाइजेशन है। सबसे पहले हाई यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हमारा गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। और लो यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के टॉपिक में तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा केरला निकल कर आ जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम लगून्स और बैक वाटर्स की बात करते हैं। बैक वाटर्स मतलब क्या भाई, वो वाटर चैनल्स या फिर लेक्स जो रिवर से कनेक्टेड है लेकिन वहां पर मूवमेंट बहुत नहीं है, पानी रुका हुआ है या बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। लगून्स की बात करते हैं, मैंने फोटो डाल दिया जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ पाए। भाई शैलो बॉडी रहती है वाटर की, बहुत डीप नहीं रहती है। जो लार्जर बॉडीज जैसे कि ओशन से सेपरेट हो जाती है, किसके थ्रू, नेचुरल बैरियर्स के थ्रू। सैंड बार्स मतलब क्या होता है भाई, आप सैंड के पाइल्स, माउंट्स बोल दीजिए, है ना, रिवर फ्लो से कई बार वो सैंड के बन जाते हैं। अगर हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो ये आप बोल सकते हैं अंडर वाटर रॉक सिटी जो टाइनी एनिमल्स बनाते हैं, उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो क्या होता है, आप अगर इसको देखेंगे, एक तो बड़ा ओशन हो गया, लेकिन इन सब चीजों से क्या होता है, एक अलग से ऐसा एरिया बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे सैंड से एक अलग एरिया बन गया या फिर हमारे ये कोरल रीफ से एरिया बन गया। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट निकल कर आता है, अगर हम केरला की, उड़ीसा की या फिर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, इन लोग ब्रैकिश वाटर यूज करते हैं। ओशन के सॉल्टी वाटर और हमारे नॉर्मल वाटर का मिक्सचर आप बोल दीजिए, ये हमें देखने को मिलता है ना। ये जो लगून्स में, लेक्स में पाया जाता है यहाँ पर कोस्टल एरियाज में, उन्हें ये यूज करते हैं फिशिंग के लिए या फिर पैडी और कोकोनट जैसे क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर हमें इन स्टेट्स का देखने को मिलता है। वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए मस्त वीडियो है। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा, हमें रीच मिलेगी। नंबर 1 ह्यूमैनिटीज का चैनल बनाना है द ट्विन ब्रोस चैनल को, और पूरी वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, कहां क्या कैसा देखने को मिलता है। तो देखिए भाई, इरिगेशन डोमिनेट्स इंडियाज वाटर डिमांड। हम सबको पता है इंडिया में इरिगेशन बहुत होता है, एग्रीकल्चर बहुत होता है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर, 2/3 हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर है। तो इसे हम 3 पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक सेक्टर देखेंगे, फिर हम देखेंगे लोग सरफेस वाटर को कितना यूज करते हैं और फिर ग्राउंड वाटर को कितना यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर 89%, ये हमारा हो गया ग्राउंड वाटर और ये हमारा हो गया सरफेस वाटर। तो 89%, 92%, डोमेस्टिक में 9%, लेस देन 5%, इंडस्ट्रियल में 2% और यहां पर 5%। मुझे मालूम है डेटा बहुत है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप लोग कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हैड बीन अकॉर्डेड अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। ऑब्वियसली इंडिया को जब आजादी मिली और उसके बाद हम 5 ईयर्स प्लान्स बना रहे थे, हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में भी, तो इरिगेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी था,
क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, भाई इरिगेशन करना बहुत जरूरी है। हम बचपन से बार बार इरिगेशन पढ़ रहे हैं। इरिगेशन का सिंपल मतलब आपको पता होगा कि भाई हमें लैंड तक, क्रॉप्स तक वाटर सप्लाई पहुंचाना जिससे ग्रोथ अच्छे से हो सके। अब हम देखते हैं भाई क्या रीजन है। तो देखिए भाई, अनइवन रेनफॉल है, हम सबको पता है। अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें होती है, हर जगह सेम पानी अवेलेबल नहीं है। अगर हम ड्राई एरियाज की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत बार सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं और लो रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। फिर ड्राई सीजन, अगर हम विंटर समर की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इतना कोई पानी वगैरह नहीं रहता, तो उस समय बहुत इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। मॉनसून ब्रेक्स, कई बार भाई मॉनसून फेल भी हो जाता है। बहुत हाई रेनफॉल स्टेट्स भी हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी इरिगेशन की जरूरत पड़ती है अगर मॉनसून वगैरह फेल हो जाते हैं तो। फिर क्रॉप नीड्स, कुछ क्रॉप ऐसे रहते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल राइस, शुगर केन, और इन्हें रेगुलर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। फिर प्रोडक्टिविटी, भाई जितना ज्यादा इरिगेशन होगा उतनी ज्यादा यील्ड होगी, यील्ड मतलब उतना ज्यादा क्रॉप वहां पर प्रोड्यूस कर पाओगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हुआ। यहां पर कौन से सीड्स यूज करे जाते हैं? HYV क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज। अगर आपको याद होगा तो हमने 9th-10th में एक पालमपुर चैप्टर पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था पालमपुर, उसमें HY सीड्स की बहुत बात करी गई थी, HYV सीड्स की। तो बस वही है, ये ऐसे सीड्स है भाई जिन्हें ज्यादा थोड़ा सा आपको अच्छे से देखभाल करना पड़ता है, लेकिन फिर इनका प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो भाई यहां पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो भाई यहां पर जो ये सक्सेस था वो किसके पीछे था? इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सही से नहीं होता तो सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि HYV क्रॉप्स में चीजें लगती हैं, तो इसलिए फिर भाई जरूरी है। अगर हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो यहां पर जो इरिगेशन है वो ज्यादातर किस पे रिलाय करता है? वेल्स में और ट्यूब वेल्स में। 76.1% इन पंजाब, 51.3% इन हरियाणा। आप सोच लीजिए कितना उन लोग इन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो इस चक्कर में क्या हुआ है? सैलिनिटी बढ़ गई है सॉइल में, मतलब सॉइल सॉल्टी हो गया है। जब भी आप बहुत सारा यूटिलाइजेशन करेंगे, आप उसको वापस से रिफिल होने नहीं देंगे, या फिर बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब यूज करेंगे, तो जो सॉइल के फीचर्स है वो खोने लग जाते हैं। सॉल्ट्स ज्यादा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन में हमें देखने को मिल जाएंगे, ग्राउंड वाटर खत्म होने लग जाता है, ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, इसके बाद फ्लोराइड, भाई सीधे सीधे एक केमिकल है, वो भी राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत आ गया है। ये बहुत हार्मफुल है इंसानों के लिए भी, इससे हमारी हेल्थ खराब होती है। एर्सेनिक भी एक केमिकल है, इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया वेस्ट बंगाल और बिहार में, तो ये नाम याद रखिएगा, ये हमारे हार्मफुल केमिकल्स निकल कर आते हैं। फिर जो भी भाई वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी बहुत पोल्यूटेड है। क्यों है भाई? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स मतलब लिक्विड वेस्ट आप बोल दीजिए, बहुत वेस्ट है। फैक्ट्री वगैरह से तो पूरा पानी में डाल दिया जाता है, हम घर में भी बहुत आजकल क्रिएट करते हैं कचरा कूड़ा वगैरह, और इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, सब नदी वगैरह में मिलके पानी को खराब करने का काम करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। जब कभी भी हम वाटर क्वालिटी की बात करते हैं, इसका सिंपल मतलब होता है कि पानी कितना प्योर है, जितने कम केमिकल, जितना शुद्ध पानी, उतने अच्छा वाटर की क्वालिटी। सीधी बात है, मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस उसमें नहीं होना चाहिए जो पानी को हार्मफुल बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। अब भाई वाटर को पोल्यूट कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, केमिकल्स भी करते हैं, इंडस्ट्रियल इतना वेस्ट होता है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हम भी इतनी चीजें डाल देते हैं। इसमें आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, हम कपड़े धोते हैं उसका पानी हम डाल देते हैं, हमारा सीवेज हो गया, हमारे किचन के सिंक से पानी जाता है, ये सारे बहुत पोल्यूशन हम क्रिएट करने का काम करते हैं। अच्छा, पोल्यूशन के सोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हैं फ्लोइंग वाटर जो ग्राउंड में अंदर सोक नहीं कर रहा है। अब क्या होता है भाई, हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट हो गया, हमारा डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ये सब क्या होता है? पानी में मिल जाता है। कई बार तो ये क्रॉप्स को भी हार्म करता है, लेकिन कई बार बह वगैरह के नदियों में भी मिल जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करते हैं। फिर अगर हम सीज की या फिर ओशंस की बात भी करते हैं, यहाँ का पानी खारा है, तो डीसैलिनाइजेशन मतलब इससे सॉल्ट रिमूव करना, जिससे इस पानी को यूज करा जा सके हमारी यूटिलाइजेशन के लिए, वो कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो ये पॉइंट भी है, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है अगर हम ऐसे पानी को पोल्यूट करते जाएंगे तो। इसके बाद अगले टॉपिक में हम वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले
जैसे अगर हम समर सीजन की बात करते हैं तो इतना रेनफॉल वगैरह कुछ नहीं है। इस समय क्या होता है, जो रिवर का फ्लो है, बहाव है, वो स्लो रहता है, लो रहता है। तो जब वो लो रहता है ना, तो पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन, जो भी हम पॉल्यूशन डाल रहे हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाता है। तो इन सीजन में इसलिए ये हमें हाई देखने को मिलता है, हाईएस्ट रहता है। फिर अगर हम अपने रिवर्स की बात करते हैं तो ये बेटर क्वालिटी कहां पर रिटेन कर पाते हैं, हिली एरियाज में। हिली एरियाज में ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन कम है तो पोल्यूशन कम है, तो यहां पर थोड़ा हमें ताजा, फ्रेश, सही, बिना पोल्यूशन का ज्यादा पानी देखने को मिलता है। अब फिर हम देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर्स क्या है। सीपीसीबी हमारा मॉनिटर करता है, रिवर वगैरह को देखता है कहां पोल्यूशन ज्यादा है, कहां कम है। आप मुझे कमेंट में बताइए सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपसे बन जाएगा, बहुत ही इजी है इसका फुल फॉर्म। यमुना मोस्ट पोल्यूटेड, अगर हम दिल्ली एंड इटावा के बीच की बात करते हैं, मोस्ट पोल्यूटेड। गंगा की बात करते हैं अगर हम गंगा रिवर की, तो हाईली पोल्यूटेड एट कानपुर एंड वाराणसी। तो नाम याद रखिएगा, आंसर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर बाकी रिवर्स, अगर हम साबरमती की बात करते हैं अहमदाबाद में, गोमती की बात करते हैं लखनऊ में, हम काली रिवर की बात करते हैं, अद्यार की बात करते हैं, कोम रिवर, वागई हमारे मदुरई का हो गया और मूसी हमारे हैदराबाद का हो गया। तो यहाँ सब जगहों पर हमें भाई पोल्यूशन वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है। जो सीपीसीबी एक्वेटिक रिसोर्सेज को भी मॉनिटर करता है, सब कुछ देखता है। टोटल 507 स्टेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। रिपोर्ट करता है भाई कि ऑर्गेनिक या फिर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो नहीं है, मतलब देखता है कि भाई रिवर पे चीजें पोल्यूट करती हैं तो उनको नोटिस करता है। और इसका ये भी कहना है कि भाई अगर हम इंडियन रिवर्स की बात करते हैं तो मेन यही है, ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल, ये हमारे रिवर को सबसे ज्यादा गंदा करने का काम करते हैं। इसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आ रहे हैं, ईयर वगैरह याद रखना। वाटर एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ये क्या है भाई, इनका यही है, इनको लेकर आया गया जिससे वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके। फिर वाटर सेस एक्ट, इसका मतलब क्या था, 1977 में आया था कि अगर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह वाटर यूज करेंगी तो उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट इसका था। बाय 1997 हमें देखने को मिलता है अबाउट 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलोंग रिवर बैंक्स। इतनी सारी जो इतना पोल्यूशन क्रिएट करती है इंडस्ट्री, रिवर बैंक के पास में थी। तो आप समझ लीजिए पानी क्यों पोल्यूट हो रहा है। फिर रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, भाई सीधी बात है, हमें कूलिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए लो क्वालिटी पानी यूज करना चाहिए, अच्छा ताजा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर हमें वाटर को रीयूज भी करना चाहिए। हम नहा रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो यहां पर हमें पानी को रीयूज करना चाहिए। अब वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट का सीधा सा तरीका है, कंजर्वेशन का तरीका है, जिससे हम सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस दोनों को बचा सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है भाई, हमें रन ऑफ प्रिवेंट करना है, जो पानी बहता जा रहा है उसको हमें जमीन में सोक करवाने की कोशिश करना है कि जमीन उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसे बहता ना चला जाए, ठीक है। पानी को स्टोर करने की हम बात करते हैं और ग्राउंड वाटर को वापस से रिचार्ज करने की बात करते हैं। तो इसके लिए भाई रिचार्ज वेल्स भी होते हैं और परकुलेशन टैंक्स भी होते हैं, मतलब यही समझ लीजिए ऐसे पिट्स बनाए जाते हैं जिससे जो पानी बह रहा है वहां पर रुक पाए और फिर वो पानी में वो फिर लैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये एम क्या करता है भाई, हमें नेचुरल रिसोर्सेस और सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस बनाना है, मतलब हमें इसे कंजर्व भी करना है कि भाई पानी हम बचा सके, रीजनरेशन पर भी काम करना है, और जूडियस मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर जजमेंट के साथ हम पानी को यूज करें, ये चीजें भी हमें सोसाइटी के अंदर लेकर आना है। इसमें गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं वो भी जानना जरूरी है। हरियाली, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है जिसका काम है कि ग्राम पंचायत के लेवल पर काम करता है। इसे पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरी के लिए, एफॉरेस्ट्रेशन के लिए रूरल एरियाज में पानी को बचाना है कि हम पेड़ वगैरह भी उगा पाए, सब कुछ अच्छे से हो, तो हमें पानी बचाना है। हरियाली इसका नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। फिर अटल भूजल योजना, इसको भी देख लेते हैं, अटल जल भी बोलते हैं। ये इंप्लीमेंट किया गया भाई 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत, जहां पर पानी की कमी है वहां पर इंप्लीमेंट किया गया, टोटल 7 स्टेट्स में, जिसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र इंक्लूडेड है। ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि हमें एक बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, मानसिकता में ही बदलाव लेकर आना है, जिससे हम सिर्फ कंज्यूम करने के बारे में ना सोचें, अच्छे से मैनेज करने के बारे में भी सोचें। फिर नीरू मीरू, बहुत इजी नाम है, आंध्र प्रदेश का। और फिर आरविरी पानी संसद, ये हमारा राजस्थान का।
यहाँ पर भाई सीधा है, हमें लोगों का पार्टिसिपेशन लेकर आना है जिससे हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सके, पानी को बचाने के लिए हम कुछ कर सकें। जैसे चेक डैम्स हो गया, परकुलेशन टैंक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको बनाने के लिए हमें ये नीरू मीरू भी देखने को मिलता है। तमिलनाडु हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपलसरी इन ऑल हाउसेस। तमिलनाडु में अगर आपका घर है तो आपको हार्वेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। डेफिनेशन क्या होता है भाई? जो भी रेन वाटर है, जो बारिश का पानी आ रहा है, उसे कैप्चर भी करना है, स्टोर भी करना है, जिससे ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सके। ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट रहता है और बहुत ही इको फ्रेंडली ये रहता है। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट है भाई, इससे पानी की कमी जो है वो खत्म होती है, पानी ज्यादा अवेलेबल हो जाता है ना। जो ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उसको हम चेक कर पाते हैं। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। क्या होता है, अगर हम फ्लोराइड या फिर नाइट्रेट्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पानी आ जाता है बहुत सारा तो ये बढ़ के कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो वो भी बहुत एक सही चीज है। फिर सॉइल इरोजन वगैरह, फ्लडिंग वगैरह को भी ये चीज बचाती है। और फिर भाई सॉल्ट वाटर का जो इंट्रूशन हो रहा है हमारे कोस्टल एरियाज में, मतलब ये जो आकर मिल जाता है, उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। अब आप बोलोगे लेकिन सॉल्ट वाटर कैसे आ जाता है? जब आप ग्राउंड वाटर पूरा निकाल लोगे, खाली कर दोगे, तो फिर ये जो सी वाटर है ना, ये वो जगह लेने लग जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं। क्या है भाई? हमें सरफेस लेवल पर स्टोरेज करना है, लेक्स पॉन्ड्स के थ्रू रूरल एरियाज में। अगर हम राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, हम टंका बोलते हैं, कुंड बोलते हैं, है ना। ये अंडरग्राउंड कवर्ड टैंक्स रहते हैं, इनका काम ही रहता है कि भाई हमें पानी स्टोर वगैरह करना है। अच्छा, अर्बन बेनिफिट क्या होता है? RWH, अब कंफ्यूजन में मत जाना, जो हमने ऊपर पढ़ा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसी को लिखा हुआ है। ठीक है, ये अर्बन एरियाज में भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई एकदम कम है। अब क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं भाई हमें रिवर्स को आपस में इंटरलिंक करना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए, और प्राइसिंग ऑफ वाटर को वैल्यूबल समझकर हमें पैसे वगैरह चार्ज करना चाहिए। इससे लोग क्या करते हैं, पैसा सुन के ना वैल्यू करने लग जाते हैं। तो ये एक कुछ ऐसे ऑप्शन है, अप्रोचेस है, जिनसे इंडिया में हम वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सीधी बात है। अब जैसे हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, बच्चे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्योंकि कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो लाइव क्लासेस में एनरोल कर लेते हैं वेबसाइट पर, वो बिल्कुल रेगुलरली अटेंड करेंगे क्योंकि अब भाई उन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये जो प्राइसिंग ऑफ वाटर है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यही है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट एकदम सब कुछ नहीं कर पाती है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16, चलो इसकी बात करते हैं। तो भाई विजन यही है कि हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन इंश्योर करना है, हर किसी फार्म्स में, हर खेत को पानी, मतलब हर किसी को इरिगेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना है। वही है, कल्टीवेबल एरिया को एक्सपेंड करना है, सबको इरिगेशन अश्योर करना है ना। तो इससे होगा ये कि लोग ज्यादा अच्छे से इरिगेशन कर पाएंगे। फिर ऑन फार्म वाटर जो फार्म में वाटर वगैरह अवेलेबल है, उसको सही से यूज करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी वेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर हमें अलग अलग वाटर सोर्स को इंटीग्रेट करना है, जोड़ने का काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना है, यूज सही से करना है, और वाटर कंजर्वेशन को भी प्रमोट करना है। फिर नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, तो भाई सीधा है, नाम से मालूम चल रहा है, नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ पर इन लोग ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब जो हमारा वाटर है उसे इकोनॉमिक गुड, मतलब वैल्यूएबल, उसको हमें वैल्यूएबल वे में ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि फ्री में पड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, फिर लोग समझते हैं, मतलब एक बार जो एसेंशियल नीड्स है, मतलब पानी मिल जाए, है ना, हमारा सैनिटेशन वगैरह हो जाए, फूड सिक्योरिटी हो जाए, जो भी हमारी इकोसिस्टम रिक्वायरमेंट है, जब वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो पानी है उसको हमें एज अ इकोनॉमिक गुड ही कंसिडर करना है, एक वैल्यू हमें उसके साथ अटैच करना है। फिर ये क्या बोलता है, हमें भाई वाटर फुटप्रिंट से ऑडिटिंग करना है, मतलब हमें हर समय नोट करना है कहाँ कितना पानी है, कितना नहीं है, कहाँ ज्यादा वेस्ट हो रहा है, हर चीज का रिकॉर्ड हमें बनाकर रखना है। ठीक है, और इसके बाद याद रखिए, सीधी बात है, आखिरी पॉइंट है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। लोग जब साथ देंगे तब तो कुछ होगा। वाटर फुटप्रिंट्स का मीनिंग ये निकल कर आता है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, कि भाई लोग कितना यूज कर रहे हैं, लोग, कम्युनिटी, प्रोडक्ट, कहीं पर भी कितना पानी यूज होता है। फिर जल क्रांति अभियान 2015-16 की बात करते हैं। इसका यही है भाई, वाटर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करना है। कैसे? हमें सीधे सीधे पानी को बचाने का काम करना है। हमें पर कैपिटा, मतलब पर इंसान के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ाना है। अगर हम इसको इंप्रूव कर लेंगे तो वाटर सिक्योरिटी सबको मिलेगी, पानी का डर किसी को नहीं रहेगा। की एक्टिविटीज क्या है? जलग्राम,
ये जल ग्राम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो जल ग्राम का बहुत सिंपल मीनिंग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में से एक हमें वाटर स्ट्रेस्ड, मतलब जहां पर पानी की कमी है, पानी की दिक्कत है, वैसा विलेज सिलेक्ट करना है और उसको हमें मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है। मतलब एक ऐसा विलेज जहां पर लोगों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि पानी को कैसे यूज करना है, वहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, पानी को कंजर्व किया जा रहा है। फिर मॉडल कमांड एरियाज, 1000 हेक्टेयर्स के एरियाज रहते हैं जहां पर भाई फिर यही है, अच्छे से सब इरिगेशन वगैरह किया जाता है, उनको भी एक मॉडल बनाया जाता है कि देखिए ऐसे सही से काम करा जाता है। तो ऐसे एरियाज भी आइडेंटिफाई करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे यूपी में, कर्नाटका में, राजस्थान में कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जो डायरेक्टली एक डैम से कनेक्टेड है, कैनाल से कनेक्टेड है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको बेटर करने की कोशिश करी जाती है, जाके जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके। फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करना है। फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक भी एक केमिकल है, उससे फ्री वेल्स बनाना है, वेल्स में भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और बड़े लेवल पर हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। फिर ये प्रोग्राम भाई क्या चाहता है कि हम लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट कर सके वाटर सिक्योरिटी के थ्रू। पानी की सिक्योरिटी लोगों को रहेगी तो उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी और फूड सिक्योरिटी वगैरह भी इंप्रूव होगी, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह अच्छे से उग पाएंगे। अब एक केस स्टडी निकल कर आती है रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र की। भाई ये एक बहुत सूखा विलेज है, पानी वगैरह नहीं था, बहुत ड्रॉट वगैरह यहाँ आते रहते थे, तो ड्रॉट प्रोन विलेज है, जिसे अन्ना हजारे, आप सभी ने नाम सुना होगा, दिल्ली में इन्होंने अनशन किया हुआ है, बहुत ही फेमस है। तो अन्ना हजारे ने इसको ट्रांसफॉर्म करा, और भाई कैसे करा है इन्होंने, वॉलेंटरी लेबर, मतलब किसी को बुलाया नहीं गया, आप अपनी इच्छा से आइए, और वाटर शेड डेवलपमेंट यहाँ पर कराया गया। अच्छा, यहाँ का जो यूथ ग्रुप है, तरुण मंडल है ना, इन्होंने सोशल रिफॉर्म लेकर आए यहाँ पर, जैसे डाउरी, दहेज वगैरह बैन किया है ना, कास्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने की कोशिश करी, लिकर जो भी हमारा लिकर वगैरह है उसको कम किया, उसको हटाने का, बैन करने का कोशिश किया गया। इन चीजों को बैन किया गया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लिकर वगैरह नहीं होगा, मतलब अल्कोहल वगैरह और डाउरी वगैरह नहीं होगा। फिर जो यहाँ के लोकल न्याय पंचायत से, उन्होंने क्या बोला, हम जस्टिस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी गवर्नेंस होगा, जो भी हम करेंगे, इनिशिएटिव लेगी गवर्नमेंट, उसमें भाई कंसेंसस होगा, मतलब लोगों का सुना जाएगा, लोग क्या चाहते हैं सब कुछ सुनकर किया जाएगा, इससे यूनिटी प्रमोट होगी। तो बैंक करने का काम किया, जस्टिस का काम किया, और यूनिटी प्रमोट करने का इन्होंने काम किया। वाटर कंजर्वेशन, सेल्फ रिलायंस, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग तरीके के क्रॉप उगाए जाएं, है ना। तो भाई जो हमारा रालेगान सिद्धि है, ये सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत शानदार मॉडल बनकर सामने आया है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लिख दीजिए मस्त वीडियो। यूट्यूब की एल्गोरिदम तभी सपोर्ट करती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और व्हाट्सएप पर हर जगह पर शेयर कर देते हैं। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, इतना सा बस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीमियम नोट्स, आपको हमारे बैचेस और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारा प्यार, आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।